कल अपन ने देखा था अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में अपने ये शब्द आए थे, एक लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र वास्तव में होते क्या हैं, तो इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अपन देखो, ये लिटमस जो पत्र होते हैं वो होते हैं थैलोफाइटा समूह। ये एक पौधों का समूह होता है। उस पौधों के समूह के लाइकेन नामक एक पौधा होता है, उस पौधे से ये लिटमस निकाले जाते हैं। और ये काम में किस में लिए जाते हैं, ये अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और पहचानने के लिए कल मैंने आपको कहा था कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल ये तो क्या करते हैं, नीले लिटमस को, किसको, नीले को लाल कर देते हैं। तो अपने को पता लग जाता है कि जो विलयन है वो किस प्रकार का है, अम्लीय है। वो विलयन कौन सा होगा, अम्लीय। इसी प्रकार क्षार में क्या होता है, ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो उससे अपने को इस चीज़ का पता लग जाता है कि जो अपने पास जो विलयन है वो कौन सी किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का विलयन है। तो लिटमस के बारे में आपको समझ रहे होंगे कि ये कौन से समूह के होते हैं, थैलोफाइटा समूह, जो पौधों का एक समूह है। उसके लाइकेन नामक एक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है लिटमस। इसी प्रकार देखो, कल मैंने एक शब्द आपको और बताया था, वो था सूचक। उस शब्द का क्या नाम था, सूचक। सूचक के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूचक क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार, किनको, अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, पहचानते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक। अब ये जो सूचक होते हैं ये भी देखो अपने को दो तरीके से प्राप्त होते हैं। एक तो प्रकृति से अपने को सीधे प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो सूचक हैं वो कितने होते हैं, दो। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, और नंबर 2 होता है कृत्रिम। कृत्रिम सूचक। अब नाम से देखो स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक सूचक, यानी कि जो अपने को किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम सूचक किसे कहेंगे अपन, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं या अपने को कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम सूचक। इसको मिटा दूं, अब आप लिखो नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक जो किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें
हल्दी, हल्दी को आप अच्छी तरह जानते हैं, डेली काम में भी लेते हैं अपन। तो ये जो हल्दी है ये किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। फॉर एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल अपन ले तो देखें, गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इसी प्रकार लौंग और प्याज, प्याज खाते हो आप, वो भी क्या है? एक तरीका प्राकृतिक सूचक है आदि। एग्जाम्पल देख रहे हो आप, हल्दी है जो आप अच्छी तरह सब जानते हैं इसके बारे में, गुड़हल का पुष्प है, लौंग है, प्याज है। ये किस प्रकार के हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसी के बाद में देखो दूसरा नंबर का जो सूचक होता है वो होता है कृत्रिम सूचक। अपना दूसरा सूचक क्या होता है? कृत्रिम सूचक। इसकी जो परिभाषा है और इसकी परिभाषा, ये जो सूचक होते हैं अपने को कैसे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी हुई, लौंग हुई, गुड़हल का पुष्प है, प्याज है, ये सब चीज़ें अपने को प्रकृति से प्राप्त होती हैं, तो ये प्राकृतिक सूचक कहलाए। इसी प्रकार देखो कृत्रिम जो सूचक होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, या कृत्रिम रूप से इनको अपन तैयार करते हैं, तो ये कहलाते हैं कृत्रिम सूचक। ऐसे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे सूचक जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। नंबर 2, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। ये दो सूचक हैं जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इन्हें अपन कहते हैं कृत्रिम सूचक। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो दोनों सूचक हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से किन्हीं दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखो। तो आपको क्या लिखना है? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ये दो सूचक होते हैं, वो कैसे होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। तो ये तो देखो अपनी अम्ल और क्षार के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अम्ल और क्षार तो कल मैंने आपको उनकी सामान्य जानकारी, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो बताए थे। उसी प्रकार देखो उनमें अपने ये 3-4 शब्द आए थे, सूचक हुआ, लिटमस हुआ, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। अब इसमें थर्ड पॉइंट था अपना, मैंने पाठ स्टार्ट होते ही उस वक्त पहले लिखा था, ये 3 शब्द लिखे थे, अम्ल, क्षार और लवण। 3 शब्दों के बारे में जानकारी थी। तो सबसे पहले देखो अपन ने अम्ल और क्षार तो देख लिया। थर्ड होता है अपना लवण। ये लवण क्या होते हैं?
इनके बारे में देखो तो आप नेक्स्ट पॉइंट डाल लो लवण। अपना नेक्स्ट है लवण। सबसे पहले देखो आपने देखा था, एक तो देखा था अम्ल और उसके बाद में देखा था अपन ने क्षार। ये जो लवण होते हैं ये इन्हीं से निर्मित होते हैं। किन से निर्मित होते हैं? अम्ल और क्षार से। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन ने देखो HCl एक लवण होता है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी बात, क्षार के लिए मैंने कल आपको बताए थे कि जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र में यदि अंत में क्या होता है OH, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इनको पहचानने का एक सीधा तरीका है कि जैसे ही अपन उनके रासायनिक जो सूत्र होता है उसके ऊपर अपन ध्यान देते हैं तो अंत में क्या लिखा होता है? OH। तो OH जिनमें हो तो वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। NaOH इसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंत में देखो क्या है? OH है, तो ये क्या है? क्षार। तो ये तो अम्ल हो गया और ये क्या है? क्षार। ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया। तो इधर ध्यान तो देखो HCl प्लस NaOH। अपन जब दो पदार्थों या यौगिकों के बीच में भी क्रिया करवाते हैं तो उनके मध्य में कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? प्लस के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो ये जो H होता है ये तो होता है प्लस का। किसका होता है? प्लस का। और ये जो Cl होता है ये होता है माइनस का। इसी प्रकार इसमें भी ये Na तो क्या होता है? प्लस का, और ये क्या होता है? माइनस का। तो इसका जो प्लस होता है वो तो इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका जो प्लस होता है वो इसके माइनस से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही ये जुड़ेंगे, यहाँ पर अपन तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं और जैसे ही ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो ये H तो किससे जुड़ जाएगा? OH से, और ये Cl किससे जुड़ जाएगा? Na से। तो ये बन जाएगा NaCl। फिर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। तो ये प्लस का चिन्ह लगा दो आप। इसके बाद में ये H किससे जुड़ जाएगा? OH से। तो 2 H हो गए, तो ये बन गया आपका H2O। अब ये जो H2O बना, इसको आप अच्छी तरह सामान्य रूप से आप अच्छी तरह जानते हैं, ये क्या होता है? जल। H2O किसका अणुसूत्र होता है? जल का। और ये बना NaCl। इसको अपन रासायनिक भाषा में तो कहेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है यही क्या होता है? लवण। कभी खाना खाया है या खाना बनाते हुए अपन मम्मी को देखते हैं तो जो आटा होता है आटे के अंदर नमक डाला जाता है और जो अपन खाने के अंदर यूज करते हैं वो नमक यही होता है NaCl, जिसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl। इज इट क्लियर?
अब आप इधर देखो, अम्ल और क्षार थे, इनकी अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के दौरान क्या बना? लवण और जल। अभिक्रिया के दौरान क्या बना? लवण और जल। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? लवण व जल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो अम्ल लवण बनने की जो प्रक्रिया हुई, इस अभिक्रिया को ये अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? लवण की। तो ये चीज आप समझ रहे हो, अम्ल और क्षार ने आपस में अभिक्रिया की और अभिक्रिया के दौरान क्या बना? लवण बना और जल बना। तो अपने को क्या प्राप्त करना था? लवण। क्या करना है? लवण। तो इसकी परिभाषा में आप लिखोगे, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो लवण व जल का निर्माण होता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पुनः देख लेना आप, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल क्षार की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब यहाँ देखो, आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ऊष्माक्षेपी, जो नेक्स्ट लेसन में आपको मैं बताऊंगा, परंतु इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। तो देखो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, शेपी और शोषी। शोषी यानी कि ये अवशोषण करती है, ऊष्मा का क्या करती है? अवशोषण, अपने अंदर की ओर खींचती है। और ऊष्माक्षेपी यानी ये बाहर निकालती है।
ये ऊष्मा को क्या करती है, बाहर निकालती है, और ये अपने अंदर ग्रहण करती है। तो जो बाहर निकालती है वो तो क्या कहलाती है, सेपी, और जो अंदर ग्रहण करती है यानी कि अवशोषण करती है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी। तो यहाँ तक आपका लवण में देखो ये क्लियर है। इसके बाद में देखो इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। HCl प्लस NaOH। ये HCl तो क्या हुआ, अम्ल, क्या हुआ, अम्ल। यहां नीचे की तरफ आप लिखना अम्ल, और फिर नीचे ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो दूसरा है ये होता है अपना क्षार, और इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। और इनकी जब आपस में अपन ने अभिक्रिया करवाई तो बना क्या, NaCl, और दूसरा क्या बना, जल प्लस H2। तो अपन ऊपर देखो आपने अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। तो ये तो क्या प्राप्त हुआ अपने, लवण। ये लवण बन गया और ये क्या बना, जल। और इस लवण का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, उतार लिया क्या? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है आपके? हाँ बेटा, कोई दिक्कत है किसी के? नो सर। ये समझ में आ गई? यस सर। अब देखते हैं अपन लवण के प्रकार कि ये जो लवण होते हैं ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनकी बात करते हैं। टाइप ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार। नीचे की तरफ आप पॉइंट डालना और उसमें लिखना ये मार्कर नहीं चल रहा बेटा, एक मिनट। सुनिए,
लवण के प्रकार। अंडरलाइन करके आप लिखोगे सामान्यतः लवण तीन प्रकार के होते हैं। सामान्यतया लवण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उदासीन लवण। जो पहले प्रकार का जो लवण होता है वो कौन सा होता है? उदासीन लवण। और जो दूसरा प्रकार का होता है वो होता है अम्लीय लवण। सेकंड नंबर होता है वो होता है अम्लीय लवण। और जो तीसरा होता है वो होता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। इधर ध्यान देना आप लोग। लवण के जो प्रकार होते हैं ये सामान्यतः तीन प्रकार के लवण होते हैं। पहला होता है उदासीन लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण और तीसरा होता है क्षारीय लवण। अब इन तीनों के बारे में अपन देखेंगे। तो नंबर 1 डाल लो उदासीन लवण। उदासीन लवण। अब देखो, इनको समझने के लिए आप पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। ये तो है उदासीन, नीचे लिखते हैं अपन अम्लीय और थर्ड नंबर पर लिखते हैं अपन क्षारीय। पहला तो हो गया अपना उदासीन, दूसरा है अम्लीय और थर्ड नंबर पे है वो है क्षारीय। अब जो ये उदासीन लवण जो बनते हैं इनमें जो प्रयुक्त होते हैं वो देखो दो प्रकार, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अम्ल और क्षार, तभी लवण का निर्माण होगा। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तभी किसका निर्माण होगा? लवण का। तो जो उदासीन प्रकार का जो लवण होता है, उदासीन का मतलब आप समझते हैं? उदासीन का मतलब होता है कि ना तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और ना ही ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये बंद हो गया शायद। टाइम आउट हो गया। अभी सुन रहे हो ना बेटे आप? Yes, sir. हाँ, इधर ध्यान तो देखो। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय तीन लवण होते हैं। और लवण जब कब बनेंगे? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे। तो ये जो उदासीन लवण होता है इसमें क्या होता है? प्रबल अम्ल। कौन सा? प्रबल अम्ल। नहीं है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। क्या मिलते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब नीचे आए अपन, तो नीचे कौन सा है? अम्लीय। तो इसमें देखो अम्ल तो हो जाएगा प्रबल, अम्ल तो कैसे हो जाएगा? प्रबल अम्ल। और क्षार कैसे हो जाएगा? दुर्बल।
इसी प्रकार कौन से थर्ड नंबर का जो लवण है वो होता है क्षारीय। तो क्षारीय लवण में क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो अम्ल देखा था तो प्रबल था, तो यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्षारीय लवण की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और अम्ल किस प्रकार का हो जाएगा, दुर्बल। तीन प्रकार के लवण थे, पहला तो कौन सा था, उदासीन लवण, दूसरा अम्लीय लवण, और तीसरा कौन सा था, क्षारीय। तीनों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होगा, इसमें प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार। किस प्रकार के में, उदासीन में। और अम्लीय में प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। इसी प्रकार क्षारीय में प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। तो जैसे ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं, तो जो प्राप्त लवण होता है वो कौन सा होता है, उदासीन लवण। ठीक है।